ओके, तो फिर शुरू करते हैं वापस से अगेन सेम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बट टुडे द टॉपिक विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये ट्री डायग्राम आपको पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा एंड द लास्ट वीडियो वी स्पोक इन डिटेल अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड that we saw in the last video. Now in this video we will be talking about substitution method of solution, how to solve a pair of linear equations with the method of substitution. बाकी बस इतना ही काम था इस चीज का, मैं इसको इरेज कर देता हूँ वापस से एंड फिर हम डिटेल में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूंगा कि जिस वक्त जिस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करूं उसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो पॉसिबल है आपको इस टॉपिक के बारे में सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन का जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक में, उनके सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, तो एक्चुअली ये मेथड में कुछ है नहीं यार, मैंने बहुत इजी मेथड है। मैंने पूरे मेथड को 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। आपको बस इजिली चारों स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करते जाओ और आपको सारे सॉल्यूशन इजिली मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, मैं इसे वापस से इरेज कर देता हूँ। इस चीज को मैं खाली यहाँ पे रहने दूंगा। इसके टोटल 4 स्टेप हैं, मैं चारों स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ, आप वो फॉलो करते चले जाना। और इस चीज को जो स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा इसको आप अपने पहले पेज पे ही कहीं पे सेपरेट लिख लेना, उसको बार बार रिवाइज करते रहना ओवर द टाइम। और जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना। एट द सेम टाइम ये खत्म होने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके ये बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा डिटेल में। तो जो पहला स्टेप होगा इसका इक्वेशन बनाने के बाद, ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद कई बार ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चन में जो कंडीशन के हिसाब से आपको इक्वेशन बनाने रहेंगे कि भाई आज के 10 साल पहले मेरी उम्र 5 साल थी, तो और उस वक्त मेरे बेटे की उम्र 2.5 साल थी, 15 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, मेरे बेटे की उम्र क्या होगी, बताओ। यही सारे सवाल मैथमेटिक्स में आपको इसमें मिलेंगे इसी तरीके से कि कुछ इस तरीके से होगा कि 15 किलो सेब के दाम 50 रुपये हैं और 10 किलो सेब के दाम 60 रुपये हैं। गलत एग्जाम्पल अगेन, 5 किलो सेब और 10 किलो आम की कीमत 350 रुपये है। 4 दिन बाद कोई गई, वापस से उसने सामान लेने गया तो उसको वही बंदे ने फिर से 7.5 किलो सेब और 5 किलो आम, दोनों की कीमत उसने इस बार 1800 रुपये ले लिया। तो बताओ कि 1 किलो सेब की कीमत क्या थी और 1 किलो आम की कीमत क्या थी। इस तरीके से इसी काइंड ऑफ मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम दिए रहेंगे, तो आपको वर्ड्स पढ़ के और उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस बनाने हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। बट कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 4 स्टेप में मैंने डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1। अब स्टेप 1 का स्टेटमेंट जो लिखना है आपने वो इस तरीके से लिखना है कि फाइंड, जो स्टेप 1 का स्टेटमेंट होगा मैं लिख देता हूं, स्टेप 1 यहां से find the value of x in terms of y
फ्रॉम इक्वेशन वन, ये EQN स्टैंड्स फॉर इक्वेशन। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप का स्टेटमेंट क्या है कि x की वैल्यू निकाल लेना है y के टर्म्स में इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन से आपको क्या निकाल लेना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में। ये पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपको ये करना है कि इक्वेशन नंबर वन उठाओ, उसमें से x को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड भेज दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी y के टर्म्स में। पहले स्टेप में आपको यही करना है। स्टेप टू क्या हो जाएगा, अब स्टेप टू में क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x कहां से निकाला आपने, इक्वेशन वन से। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन वन, वेयर टू पुट, इन इक्वेशन टू। आपने जो इक्वेशन वन में x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म्स में, वही x की वैल्यू अब इक्वेशन टू में आपको पुट कर दो। x की जगह पे वही वैल्यू जो आपने y के टर्म्स में निकाली है वो इक्वेशन टू में डाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू। बस स्टेप नंबर टू में ये करना है। बट स्टेप नंबर टू में जब आप करोगे ना ये इक्वेशन, जैसे आपका स्टेप नंबर टू कंप्लीट होगा तो वहां पे तीन कंडीशन जनरेट होंगे। तो तीन कंडीशन जनरेशन के क्या क्या हो सकते हैं, कंडीशन वन में लिख देता हूं। कंडीशन वन में क्या हो सकता है, कंडीशन टू में क्या हो सकता है, और कंडीशन थ्री में क्या हो सकता है। ये तीन कंडीशन बन सकते हैं जैसे ही आप स्टेप नंबर टू कंप्लीट होगा। जब आपका स्टेप टू कंप्लीट होगा उसके बाद ये तीन स्टेप होंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको इस बार y की वैल्यू कोई नंबर मिल गया, y इज इक्वल्स टू कोई नंबर, जैसे y इज इक्वल टू 10, 5, 6, कोई भी एक रियल नंबर मिल गया, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, y की वैल्यू क्या मिली, दूसरे कंडीशन में आपको y की वैल्यू ही नहीं मिली, y इज इक्वल्स टू कुछ मिला नहीं है। क्या मिला, इस तरफ भी नंबर है और दूसरी तरफ भी क्या है, नंबर ही है। इस तरफ भी नंबर, उस तरफ भी नंबर, मतलब नंबर इज इक्वल्स टू नंबर। ये कंडीशन आपको मिल गया। तीसरे कंडीशन में क्या हो गया, इस बार भी y वाला टर्म कैंसिल हो गया, y वाला टर्म बचा ही नहीं, बट इस बार आपको क्या मिला, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर। ये तीन कंडीशन जनरेट होंगे। पहला कंडीशन कि y की वैल्यू आपको मिलेगी, बाकी दोनों कंडीशन में y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बट कैंसिल होने के बाद भी एक कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, इस तरफ भी 10, उस तरफ भी 10। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इस तरफ 10 है तो दूसरी तरफ -10 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं इसके नीचे, जैसे यहाँ पे जैसे समझ लीजिए y इज इक्वल्स टू 5 मिल गया पहले कंडीशन में, यहाँ पे नंबर 10 इज इक्वल्स टू 10 हो गया, इस कंडीशन के लिए 10 और इस तरफ 15 आ गए। तब ये दोनों इक्वल तो नहीं हुए ना, देखो 10 इज नॉट इक्वल्स टू 15, इस तरीके से हो जाएगा। ये तीन कंडीशन बनेंगे आपको। तो जब ऐसे कंडीशन हो जाएंगे तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे कंडीशन वन आए, फॉर कंडीशन वन मूव टू द थर्ड स्टेप। कंडीशन वन के लिए आप क्या करोगे, मूव टू थर्ड स्टेप, मतलब आप तीसरे स्टेप पे चले जाओ। जब हम यहां देखेंगे तो बात समझ में आएगा आपको। इस कंडीशन में क्या हो गया, टर्मिनेट द सॉल्यूशन, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। टर्मिनेट द प्रोसेस, यहीं पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं आगे, जब इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व करते वक्त, इसमें भी वही होगा। टर्मिनेट द प्रोसेस मतलब सिर्फ हम कौन से केस में आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पे, जब y की कोई नंबर वैल्यू कंडीशन आएगी, कंडीशन बनाएगी, जब y इज इक्वल्स टू कोई रियल नंबर आ जाएगा, तभी हम स्टेप नंबर थर्ड पे जाएंगे। अब इसमें यहीं पे ही समझ लो, इसी वक्त जब कंडीशन ये वाला जस्टिफाई होगा ना, y की वैल्यू कुछ आएगी,
तो उस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये वाले में आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जब ये वाला कंडीशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में आएगा। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तीसरे कंडीशन में आपको क्या आंसर मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या आंसर मिलेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसीलिए आप कोई एक यूनिक कोई एक आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप लिख देंगे सिंस द स्टेटमेंट इज राइट दैट्स व्हाई इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बस यही आपका आंसर होगा। जब इस तरीके से आ जाएगा तो आप लिख दोगे कि सिंस द स्टेटमेंट व्हिच वी हैव गॉट इज रॉन्ग दैट व्हाई द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बट वो किस तरीके से आंसर लिखना है जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। बाकी आगे कंडीशन, कौन से कंडीशन आपको आगे बढ़ना है, जब कंडीशन वन होगा, कौन सा, y इज इक्वल्स टू कोई नंबर आ जाए तभी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, मैं इजी लिख देता हूं यहाँ पे, इजी। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा अपना, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में स्टेटमेंट क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y कौन से जो आपको नहीं सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y कौन सा जो आपको स्टेप नंबर 2 में मिला है, ये वाली कंडीशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन ईदर ऑफ द इक्वेशन। आप चाहो तो लिख लो, मतलब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, इन ईदर ऑफ द इक्वेशन, बेटर लिख इन ईदर ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपको क्या हुआ, जो भी आपके पास दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको स्टेप नंबर थर्ड होगा। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या मिलेगा, यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ x इन स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा आपका वेरिफिकेशन। स्टेप नंबर 4 का नाम क्या होगा, वेरिफिकेशन। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x and y again in either of the इक्वेशन। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 को भी यूज कर सकते हो। अब मैं ईदर ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे भी क्यों लिख सकते हो लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी क्यों ईदर ऑफ द इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो इक्वेशन होते हैं, कोई एक में कोफिशिएंट्स ऐसे टेढ़े होते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बन जाता है, थोड़ा सॉल्व करते वक्त बस प्रोसेस लेंदी हो जाता है। टाइम सेविंग के लिए आपको लगे कि भाई मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर x और y की वैल्यू रखूँ तो आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जो आपको इजी लगे वो वाला यूज करो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये ईदर ऑफ द इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो। बट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज करना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ पे भी आप ईदर ऑफ द इक्वेशन कर सकते हो, बट क्या होगा, अगर यहाँ पे आप पहले वाले से x की वैल्यू पहला इक्वेशन यूज किया तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन यूज करोगे, और पहले स्टेप में अगर आपने दूसरा इक्वेशन यूज किया तो इस वाले स्टेप में आप पहला इक्वेशन यूज करोगे। बट आप कंफ्यूज ना हो, एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करो, इसलिए मैंने एक स्टेप लिखते हैं इक्वेशंस को डिफाइन कर दे कि पहले स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 यूज करो, दूसरे स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 यूज करो, तीसरे इक्वेशन में जो मन मर्जी करे वो यूज करो, चौथे स्टेप में जो मन में आए वो यूज करो। ठीक है, बट पहले दूसरे में अपने डिफाइन करना है। अगर पहले में एक यूज किया तो दूसरे में 2, पहले में 2 यूज किया तो दूसरे में 1 यूज करना पड़ेगा। बस इस तरीके से याद रखना है। और ये 3 कंडीशंस बनेंगे स्टेप नंबर 2 में। कंडीशन पहले में ही सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, बाकी 2 में आंसर्स नहीं मिलेंगे।
और वो दोनों सिचुएशन क्या होगा वो आप आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके देखते हैं, तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा स्टेप्स के साथ, ठीक है। फिलहाल ये आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक में कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इसको लिखते जाओ, आपको काम आएगा। मैं इसे मिटाता चलता हूँ, फिर एक इक्वेशन सॉल्व करते हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप भूलो नहीं, ठीक है। थ्रू आउट द वीडियो ये यहाँ पड़ा रहेगा। कंडीशन 1 में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू नंबर, और कंडीशन 2 में क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर। कंडीशन 3, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर। वो एन भी लिखा, नंबर समझ के चलना आप, ठीक है। ये लिख दिया क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साइड में लिख कर रख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम बुक से, मैं लेते चलता हूँ और उसका फिर सॉल्यूशन बनाएंगे सेम स्टेप्स में जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 40, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन क्या है, ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैंने क्या बोला था कि जब आपको इक्वेशन मिले हो उसके बाद से अपने स्टेप्स सॉल्व होंगे, अपने स्टेप्स स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम वाली इक्वेशंस नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चंस नहीं है, सीधा इक्वेशन दिए आपको सॉल्व करना है। तो अपना पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 का स्टेटमेंट क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of y from equation 1। फाइंड the value of x in terms of y from इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में। तो इक्वेशन 1 कौन सा अपना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये क्या है अपना इक्वेशन 1। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो क्या करना है, जब हम x जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इक्वल टू साइन के दूसरे हैंड साइड भेज देते हैं। तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, y को उस तरफ भेज देते हैं, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। बस यही हो गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखो आपका आंसर क्या है, x की वैल्यू है y के टर्म्स में। अब जब कोई पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है तो आपको क्या बोलना है, 14 माइनस वाई। मतलब आपका जो आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही है वो y के टर्म्स में आ रही है। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, y आ रहा है x के आंसर में। वही आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब था। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू अपने को मिल गई y के टर्म्स में, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पे यहीं से आगे अब बढ़ जाओ। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप 2 का स्टेटमेंट क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट
the value of x in equation 2. Put the value of x in equation 2. Or better, put the value of x from equation 1 in equation 2. Put the value of x from equation 1 in इक्वेशन 2। मतलब जो x की वैल्यू मिली है आपको इक्वेशन 1 से y के टर्म्स में, वही वैल्यू रखनी है किसमें, इक्वेशन 2 में। तो अपना इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये है अपना इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x की जगह पे अपने को ये वाली वैल्यू रख देनी है, वही अपने स्टेटमेंट का मतलब है कि पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे हमने क्या लिखना है इस बार, 14 माइनस वाई। देखो ये क्या होगी, अपनी x की वैल्यू होगी 14 माइनस वाई, यहाँ वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमने जो निकाला था ना x इज टू 14 माइनस वाई, वही मैं लिख रहा हूँ x की जगह पे। माइनस वाई रिमेन्स सेम, ये वाला इज इक्वल्स टू 4 ऑन द अदर हैंड साइड। आई एम सॉरी, sorry for the disturbance. Okay, again here ये 14 माइनस वाई एक्स के यहाँ पे रखा, ये y का टर्म्स वैसे ही रह जाएगा, माइनस से नहीं सही रहेगा, दूसरी तरफ 4 है वैसे ही रहेगा। अब इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैंने क्या किया, इक्वेशन ओपन कर दिया, ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2y, 14 रिमेन्स एज इट इज इक्वल्स टू 4। अब -2 को इस तरफ रहने दिया, 14 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14। जब इधर से प्लस साइन है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, जब इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जाएगा। तो 4 माइनस 14 इज व्हाट, नथिंग बट -10। ये -10 है, ठीक है। चल -10, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2, y इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो अपने को क्या, देखो ये स्टेप नंबर 2 में क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू हमें मिल गई। कौन सा कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन 1, कंडीशन 1 हमें मिल रहा है। अब कई बार अपने को जो आंसर मिले हैं दूसरे स्टेप में, वो कंडीशन 1 के अंदर फॉल करता है। y की वैल्यू क्या आई है, नंबर आई, मतलब y की वैल्यू मिली है, ना कि नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, ऐसा नहीं मिला, ना ही नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर। अपने को पहला वाला कंडीशन मिला है। तो क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना था, अगले स्टेप पे जाना था। सिर्फ कंडीशन 1 के हिसाब से ही आपको अगले स्टेप में जाना है, बाकी दोनों में वही अपने आंसर का प्रोसेस स्टॉप कर देना है। तो कंडीशन नंबर, स्टेप नंबर 3 क्या था अपना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन ईदर ऑफ द इक्वेशन, इन ईदर ऑफ द इक्वेशन। तो मैं ईदर ऑफ द इक्वेशन की जगह पे, इक्वेशन आप चाहो तो 2 भी यूज कर सकते हो, 1 भी, मैं 1 यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डाल रहा हूं, कौन सी, जो अपने को ये स्टेप 2 में मिली है। ध्यान रखना, जो अपने को ये स्टेप 2 में मिली है वही वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, यही अपना इक्वेशन 1 है। अब x प्लस वाई, y की वैल्यू हमें क्या है, 5 मिल गई है स्टेप 2 में, वही मैं रख दिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 5, ये 5 इस तरफ भेजा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 5, 9। x की भी वैल्यू मिल गई हमें, x इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया अपना स्टेप 3 यहाँ पे कंप्लीट। हमें क्या करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब सॉल्यूशन ढूंढना होता है, x और y की वैल्यू ही ढूंढनी होती है। देखो हमें इस वाले स्टेप 2 में y की वैल्यू मिल गई, और स्टेप 3 में क्या मिला, x की वैल्यू, आंसर मिल गया। बट स्टेप 4 पे हम जाते हैं, स्टेप 4 क्या था अपना, वेरिफिकेशन। देखो 1, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 9 मिल गया। बट स्टेप 4 हम लोग यहाँ कर लेते हैं साइड में, वेरिफिकेशन। कई बार बोलेगा कि वेरीफाई योर आंसर, बट अगर नहीं बोला है, आपको चेक करना है अपनी तसल्ली के लिए, तो आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इससे आपके प्रैक्टिस और मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, आपको समझ में आएगा कि आपको जो आंसर्स मिलने वो सही आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो श्योर, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो भी आप वेरिफिकेशन करते जाओ।
बट एग्जाम में हो, वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है, तो टाइम सेविंग के लिए आप वहां ना करेंगे, नहीं करेंगे चलेगा। बट इफ यू आर एट होम एंड डूइंग प्रैक्टिस, मेक श्योर दैट यू डू इट अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो स्टेप नंबर 4 का, सॉरी यहाँ पे हो गया अपना स्टेप 4, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टेप 4 वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का स्टेटमेंट क्या था? पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईदर ऑफ द इक्वेशन। मतलब अब चौथे स्टेप में आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। यही स्टेटमेंट था, ईदर ऑफ द इक्वेशन। मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? चलो दो बार दूसरा यूज कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 यूज करता हूँ, इन इक्वेशन 2 यूज करता हूँ। आप पहला भी यूज कर सकते हो, आंसर बराबर आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यही क्या है? इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू क्या है? हमें 9 मिल गई है। y की वैल्यू क्या है? 5। y की वैल्यू 5 है, ये इधर 4 है, रहने दो वैसे ही। 9 माइनस 5 इज व्हाट? 4। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। बस यही वेरिफिकेशन होता है कि मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। वही करना होता है आपके वेरिफिकेशन में। आया कि नहीं 4 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस में। बस इसमें यही है, क्वेश्चन आपका खत्म, आंसर आपका खत्म। इतना ही करना होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन में 4 स्टेप में है, वो चारों स्टेप आपको याद कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। अब इस वाले इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये दोनों कंडीशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी मैं एक एक क्वेश्चन यही बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या करना होगा। बाकी सारे सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है बाकी के सोल्यूशन के बारे में। तेरी उंगली पकड़ के चला, ताकि आंचल में पनामा, ओ मेरी माँ। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या कर रहा है? 3x माइनस 3x-y इज इक्वल टू 3। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस दिए हैं, इन्हीं को सॉल्व करना है अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन से सीधा स्टेप्स पे हम जाएंगे। स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या था? पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ y। मतलब इक्वेशन 1 को यूज करके हम x की वैल्यू निकालनी थी y के टर्म्स में। तो इक्वेशन 1 अपने यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये अपना इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में। 3x को इधर ही रहने देता हूँ, 3 इधर प्लस था, इस तरफ जाके ये प्लस वाई, इधर माइनस था, उस तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेजते हम चले जाएंगे। इज इक्वल्स टू
x इस बार 3 को भी इस तरफ भेज देंगे तो 3 + y डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। स्टेप 1 खत्म। क्या था, x इज इक्वल टू 3 + y बाई 3 मिल गया हमें। x की वैल्यू y के टर्म्स में, देखो x का आंसर y के टर्म्स में, y आएगा ही आएगा उसके आंसर में। स्टेप 1 में हमेशा y की वैल्यू आएगी ही x के आंसर में। स्टेप 2 क्या था अपना, चल ले भाई, स्टेप 2 का स्टेटमेंट क्या था कि पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 से स्टेप 1 में जो x की वैल्यू मिली है y के टर्म्स में, वही आपको इक्वेशन 2 में रखना है। इक्वेशन 2 अपना ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये अपना क्या है इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखनी है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो 9 यहाँ पे x की, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है 3 + y बाई 3 माइनस 3y एज इट इज रह जाएगी, ये वाली -3y यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 3 कम 3 3 3 का 9 हो जाएगा, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 3 × 3 + y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 3 9, 3 × y क्या हो जाएगा +3y हो जाएगा, ये -3y रिमेन्स सेम एज इट इज इक्वल्स टू 9। अब ये देखो -3y और ये +3y कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, स्टेप 2 में इस बार y वाला टर्म आया ही नहीं। स्टेप 2 में क्या, y वाला टर्म आया ही नहीं, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है, 9 इज इक्वल्स टू 9, मतलब कंडीशन 2 नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, देखो इधर नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, कंडीशन 2। तो इस वाले कंडीशन में क्या लिखा था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब नंबर इज इक्वल्स टू नंबर आ जाए, जब ये वाला स्टेटमेंट आ जाए, तो आपको क्या लिखना होगा, सिंस, आंसर में आप क्या लिखोगे, यहीं पे आपको इसके बाद इस वाले प्रोसेस में, इस वाले कंडीशन में क्या करना था, आपको यहीं पे अपना सॉल्यूशन का प्रोसेस टर्मिनेट कर देना था, यहीं पे आपको सीधा आंसर लिखना था। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द स्टेटमेंट, सिंस the statement 9 is equals to 9 is true since the statement 9 is equal, अब स्टेटमेंट क्या है, इसी को हम यहाँ पे आप स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। 9 is equals to 9 इसी को हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो क्या होगा, सिंस द स्टेटमेंट 9 is equals to 9 ट्रू है, मतलब 9 की वैल्यू 9 के बराबर है, सही है, एक तरफ भी 9 है दूसरी तरफ भी 9 है, सही है भाई, 9 is equals to 9 हकीकी तौर में है ये, इसीलिए हम लिखेंगे ट्रू। सो देयरफॉर the equations, so therefore the equation 1 and 2 will have infinitely many solution। बस यही खत्म हो जाएगा आपका आंसर, जब इस तरीके का आंसर मिल जाएगा। स्टेप 2 में जब आपको नंबर इज इक्वल टू नंबर ऐसा वाला कंडीशन मिल जाए, तो आपको क्या लिख देना है, सिंस द स्टेटमेंट 9 इज ये वाला स्टेटमेंट लिखा, सिंस द स्टेटमेंट 9 इज इक्वल टू 9 इज ट्रू, सो देयरफॉर द इक्वेशन 1 एंड 2 विल हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बस यही खत्म हो जाएगा। अब इसके अनगिनत आंसर है, अनगिनत आंसर है, तो आपको एक आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है, और वो आपको ऐसे मिलेगा भी नहीं सॉल्व करने पे, वो आप सिर्फ आप जब इसके ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन से ढूंढोगे, तो किसी एक पॉइंट पे डॉट रखो, एक पेन रखो, एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स गिरा दो, और एक्स और वाई एक्सिस को आप काउंट कर लो, वहीं से आप आंसर निकाल सकते हो। इस मेथड से आपको आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये खत्म हो गया। तीसरे कंडीशन के लिए देखते हैं, मेरे ख्याल से इरेज नहीं करता हूँ, तीसरा कंडीशन यहीं पे देख लेते हैं हम। ये इधर से लाइन में बना देता हूँ, इस तरफ हम नहीं, इरेज ही कर देता हूँ यार, ठीक है। इस बार का कंडीशन कैसे मिलेगा, फिर से मैं बुक से ही क्वेश्चन ले लेता हूं, और आप कभी भी बिंदास कमेंट्स में अपने कोई डाउट्स हो, जरूरी नहीं हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ही हो,
आप पूरे बुक से कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और मैं अगर वीडियो बनाने जैसा रहेगा तो वीडियो बना के या फिर उसको सेपरेट सॉल्यूशन आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तीसरे कंडीशन के लिए क्या है कि एक एग्जाम्पल नंबर 10 हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई। पहला इक्वेशन है अपना x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 2x प्लस 4y एंड माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये एग्जांपल नंबर 10 है बुक का। ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल है। EX 10 एग्जांपल नंबर 10, सॉरी EX की जहां पे मैं EG लिख देता हूँ, EG 10 एग्जांपल नंबर 10, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ये देखो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस तरीके से इक्वेशन क्या है, इक्वल टू साइन उस तरफ क्या है 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले इस तरफ भेज दें, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर उनको हम क्या कर लेते हैं, चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सीधा स्टेप 1 पे आ जाते हैं। चल भाई अल्लाह, चलो स्टेप 1 को मैं इस बार अब ग्रीन मार्कर से यूज करना लिखना शुरू कर देता हूं। स्टेटमेंट अब मैं नहीं लिखूंगा। स्टेप 1 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपको x की वैल्यू निकालनी थी y के टर्म्स में। इक्वेशन ये 1 ये है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही अपना इक्वेशन 1 है। इसी में से हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म पे, तो ध्यान दो x को इसी तरफ रखना है, बाकी सारे टर्म्स इक्वल टू साइन को उस तरफ भेज देंगे। तो ये देखो पहले एक 1 बाय 1 जाते हैं, माइनस 4 इधर है तो इधर आके ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2y रिमेन सेम, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरे स्टेप में x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसको भी भेज दिया, बस यहीं पे अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, x एक तरफ हो गया, बाकी सारे टर्म्स दूसरे हैंड साइड भेज देंगे, बस x की वैल्यू मिल गई। स्टेप 2 में क्या था कि स्टेप 1 में जो x की वैल्यू मिली है वही x की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन 2 में डाल देना है। स्टेटमेंट ये था ना कि पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपना, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही अपना इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन में x की जहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो 2 ऐसे ही रहने देते हैं। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 माइनस 2y है ना। अब ये प्लस 4y, ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देखो ये प्लस 4y रिमेन सेम एज इट इज, ये x की जगह मैंने 4 माइनस 2y लिखी है, ठीक है। माइनस 12 ये एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 4 इज वॉट, फिर एक बार इधर से मल्टीप्लाई होगा इससे, सो तो माइनस 2 टू जा 4y, जब 2 को 2y माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस 4y है और ये प्लस 4y है, कैंसिल हो जाएंगे। 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, एक तरफ इस तरफ भी नंबर है और इस तरफ भी नंबर है, स्टेटमेंट y वाले टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब अपने को क्या मिला, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 की वैल्यू 0 के बराबर होती है क्या, नहीं ना, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है अपना गलत था। पहले इसकी पहले वाले में क्या आया था अपने को, 9 इज इक्वल टू 9 आया था, तो 9 इज इक्वल टू 9 है, ये हकीकी तौर में है, 9 की वैल्यू 9 होती है, बट माइनस 4 को आप 0 नहीं कह सकते ना, 9 को तो नहीं कहोगे, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को राइट कहा था। बट इस वाले कंडीशन में क्या है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, माइनस 4 की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में,
अब y की वैल्यू नहीं है इसलिए हम थर्ड कंडीशन में जाएंगे नहीं, थर्ड स्टेप में ये वाला कंडीशन आ गया। देखो स्टेटमेंट -4 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, यही स्टेटमेंट है। देखो तीसरा वाला कंडीशन आ गया कि जब -4 की वैल्यू नंबर इज इक्वल्स टू नंबर है बट दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल ना हो। तीसरा कंडीशन ये था ना, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर है बट दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल ना हो, ठीक है। वही हुआ, देखो नंबर और नंबर दोनों तरफ आए बट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में आप, इस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे, सिंस द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, -4 इज इक्वल्स टू 0 इज फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है वो क्या है, गलत है। सो देयरफॉर the equation 1 and 2 will have no common solution। बस यही आपका आंसर हो गया। इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में स्टेप 2 में ही आपको आंसर मिल जा रहा है। सिर्फ पहले कंडीशन में ही आपको 4 स्टेप्स करने हो रहे हैं और हर बार आपको पहला कंडीशन वाला ही, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द कंडीशन में आपको कंडीशन वाला ही केस मिलेगा 99% क्वेश्चंस में। वजह होगी कि उसी में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कंडीशन 1 में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉल करेंगे, ठीक है। ये बस बताने के लिए था इसलिए मैंने बताया। तो मेरे ख्याल से होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और समझ में आई होंगी। बस आपको मालूम है ड्रिल क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का गेम आपको ऑन रखना है। बाकी अगेन एंड अगेन कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, जरूरी नहीं है कि आप 10 के ही डाउट्स हो, आप 11वीं 12वीं में भी हो रहे हैं बट एनी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं सोल्यूशन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जरूर मिल जाए। इफ नॉट बाय वीडियो देन बाय मेल, फॉर श्योर यू विल गेट द आंसर्स। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, दोनों बाकी जो रिमेनिंग मेथड्स हैं, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे। बस बाय, ख्याल रखो और दुआ की दरख्वास्त, मुझे दुआ में अपनी याद रखो, ठीक है। बाय। बच्चे तेरी उंगली पकड़ के चला ताकि आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक